हम ई कैट का चैप्टर नंबर 3 देखते हैं। इस चैप्टर्स का नाम मोशन एंड फोर्स है। आपने ये फर्स्ट ईयर में भी चैप्टर पढ़ा। बेटा इस चैप्टर्स में चंद हम ई कैट के पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मोशन क्या होती है और फोर्स क्या होती है। अगर बेटा कोई ऑब्जेक्ट सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो वो किस में है? मोशंस में है। और रेस्ट कब होगा कि वो अगर सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा तो वो रेस्ट में है। एक पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा, जब एक बॉडी मोशंस में होता है बेटा तो डेफिनेटली उसके ऊपर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स काम कर रही होती है और वो कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट तय कर रहा होता है और इसकी वजह से उसमें एक्सेलेरेशन भी प्रोड्यूस होता है। अब हम फोर्स की बात करते हैं। आपने पढ़ा होगा फोर्स इज अ एक्सटर्नल एजेंसी। तो बेटा फोर्स को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं? इसका जनरल सा एक फार्मूले की बात कर लें, F इज इक्वल टू एम ए। ये आपने एफएससी में पढ़ा होगा। तो बेटा फोर्स की अगर यूनिट की बात करें तो F एज इट आ गया। मैथ्स का हमें पता है यूनिट क्या आता है स्टूडेंट, मैथ्स का यूनिट है केजी। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? ms-2, तो दैट इज इक्वल टू न्यूटन। सो 1 न्यूटन किसके इक्वल आ जाएगा? kg ms-2। बेटा ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा इसकी डिमेंशंस की अगर बात करें तो डिमेंशन आपने पढ़ी होगी कि फोर्स की डिमेंशन किसके इक्वल होती है? ml² T-2। इस डिमेंशंस को भी आपने ज़हन में रखना है, समटाइम ये भी पूछी जा सकती है। इससे आगे चल के एक टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। बेटा मैं ग्राफ ड्रा करता हूँ, फिर मैं आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये 2 पॉइंट्स हैं, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट को मैं ए का नाम दे रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं बी का नाम दे रहा हूँ। तो बेटा जो हमारे पास डिस्टेंस होता है वो एक्चुअल लेंथ होती है, एक्चुअल पाथ होता है जो एक बॉडी मूव करता है। तो इसका मतलब एक बॉडी जब यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा तो ये हमारे पास डिस्टेंस कहलाएगा, इसे मैं डी से लिख रहा हूँ। इसके साथ साथ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बेटा शार्ट ट्रैवल होता है, शार्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स, उसे हम डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। कि शार्ट डिस्टेंस यानी कम से कम जो फासला होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा? जिसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट को भी हम डी से लिखते हैं। दोनों सेम है रिप्रेजेंटेशन में, लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि जो हमारा डिस्टेंस है वो स्केलर है और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अगर डायमेंशंस की बात करें तो दोनों की डायमेंशन एल आती है और दोनों का यूनिट भी क्या आता है बेटा? मीटर्स। दोनों का यूनिट भी सेम है और दोनों की डायमेंशन भी सेम है। अब इसके साथ साथ एक और चीज़, वेलोसिटी क्या होती है? इससे पहले हम स्पीड को डिस्कस करते हैं। बेटा डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम वी से लिखते हैं और हमें पता है कि वी इज इक्वल टू डी बाई टी। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो डिस्प्लेसमेंट आपका चेंज हुआ टाइम के हिसाब से तो उसे हमने किसका नाम दे दिया? वेलोसिटी का। अगर वेलोसिटी के यूनिट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है? मीटर। टाइम का यूनिट क्या है? सेकेंड। तो ये हमारे पास ms-1 आ जाएगा। अगर इसकी डिमेंशंस की बात करें तो डिमेंशन LT-1 आती है। स्पीड की भी बेटा यही डिमेंशन आती है, स्पीड का भी यही यूनिट आता है और वेलोसिटी का भी सेम यही यूनिट है और वेलोसिटी का भी सेम यही डिमेंशन है। फ़र्क सिर्फ इतनी है, स्पीड जो है ये स्केलर है, जो वेलोसिटी है वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी कहते हैं जी डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आता है। सो v इज इक्वल टू डी वेक्टर ओवर t। तो बेटा इसमें ये बात जहन में रखिएगा, ये वेलोसिटी जो है हमारे पास, ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड क्या होगी? स्केलर होगी, जबकि वेलोसिटी हमारे पास क्या है? वेक्टर। दोनों के मैंने यूनिट बता दिए, दोनों के यूनिट भी सेम आते हैं। फिर इसकी एक और टाइप्स की बात करते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होगी? जब बेटा एक बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ अ टाइम कवर करेगा तो यूनिफॉर्म होगी। नॉन यूनिफॉर्म क्या होगी? जब एक बॉडी वेरिएबल वेलोसिटी क्या होगी? जब एक बॉडी अनइक्वल इंटरवल ऑफ अ टाइम उसमें चेंज करेगा, यानी अपनी स्पीड या वेलोसिटी को चेंज करता जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसकी वेरिएबल्स होगी। इसी तरह स्टूडेंट आपने एक्सेलरेशंस की डेफिनेशन को याद रखना है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब उसकी तरफ आते हैं, इसके ग्राफ कैसे हैं। बेटा सबसे पहले मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रा करता हूँ। ये एक एक्सिस पे मैंने v ले लिया, दूसरे एक्सिस पे मैंने t ले लिया, ये वेलोसिटी। अब ज़रा ग्राफ को समझिएगा, ई कैट में ये ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर एक बेटा बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही है, यानी
वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो फिर उसका ग्राफ किस तरह से होगा? डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, उसका ग्राफ इस तरह से होगा, ये नॉन यूनिफॉर्म। अगर इस ग्राफ का ग्रेडियंट पूछ लिया जाए या स्लोप पूछ ली जाए, तो बेटा स्लोप y ओवर x होता है, तो v ओवर t। ये बात भी याद रखिएगा कि इस ग्राफ की जो स्लोप है स्टूडेंट, वो किसके इक्वल आती है? एक्सेलरेशंस के। ये भी पूछा जा सकता है। अच्छा, इसमें बेटा एक और बात भी आपने याद रखनी है कि इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ये पॉइंट भी आपने जहन में रखना है कि एक्सेलरेशन इस केस में पॉजिटिव होगा। अगर हम बात करें कि कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो फिर ग्राफ किस तरह आएगा डियर स्टूडेंट? फिर ग्राफ हमारा इस तरह से आएगा। ये हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी का है, एक साइड पे वेलोसिटी है, दूसरी साइड पे टाइम है, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी का है। इसमें एक पॉइंट जहन में रखने वाला है, जो इस ग्राफ की स्लोप है वो बेटा ज़ीरो होगी, स्लोप ज़ीरो होगी, और वेलोसिटी मूव कर रही होगी, जो वेलोसिटी है इस बॉडी की वो कांस्टेंट्स होगी। अब हम बात करते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन हो अगर, तो फिर उसका ग्राफ किस तरह से बनेगा? सेम इसी तरह आपने इस ग्राफ को ड्रा कर लेना है। एक साइड पे आपने वेलोसिटी ले लेनी है, दूसरी साइड पे आपने इसका टाइम ले लेना है। अगर इसके फिर ग्रेडियंट की बात करें तो डियर स्टूडेंट इसका ग्रेडियंट एक्सेलरेशन आएगा। अगर बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली है, इसका सिंपल मतलब कि उसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा, तो स्टूडेंट इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। ये पॉइंट जहन में रखिएगा। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ बेटा, अगर एक बॉडी वेरिएबल एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो तब उसका ग्राफ कैसे आएगा? सेम उसी तरह स्टूडेंट, ये मेरे पास वेलोसिटी आ गई इस डायरेक्शंस में, इस डायरेक्शंस में मेरे पास टाइम आ गया। तो अगर एक बॉडी मूव कर रहा है डिक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ या वेरिएबल एक्सेलरेशन के साथ, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। इसमें एक बड़े इंपॉर्टेंट बात आपने ये याद रखनी है कि नेगेटिव वैल्यू जो है इसकी, वो इज इक्वल टू होगी नेगेटिव स्लोप के। इसका मतलब ये है कि इस ग्राफ की जो स्लोप आएगी बेटा वो नेगेटिव होगी। इसका सिंपल हम ये कह सकते हैं, जो एक्सेलरेशन आएगा माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, ये नेगेटिव में होगा। अब ये जो एक्सेलरेशन की वैल्यू मैंने लिखी, इसका मतलब ये नेगेटिव है। दूसरी बात, अगर बेटा यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन से एक बॉडी मूव कर रहा है तो तब उसका ग्राफ किस तरह से होगा? अब एक्सेलरेशन है बॉडी में, लेकिन कौन सा एक्सेलरेशन है? नेगेटिव एक्सेलरेशन। सेम आपने पहले एक्स एक्सिस ड्रा कर लेना है, ये वेलोसिटी आ गई इधर, ये आपके पास बेटा टाइम आ गया, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा स्टूडेंट्स। इसमें एक बात याद रखनी है आपने कि जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो नेगेटिव वैल्यू है, इसके साथ साथ जो इसकी स्लोप आएगी बेटा वो डिक्रीजिंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। स्लोप में भी आपने याद रखना है, जो वेलोसिटी आएगी ये डिक्रीजिंग होगी, इसकी जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, और होगी किसमें? नॉन यूनिफॉर्मली, नॉन यूनिफॉर्मली वेलोसिटी होगी इसकी। अब सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ की तरफ आते हैं बेटा। अब मैं ग्राफ ड्रा करने जा रहा हूं। मैं कहता हूं कि मेरे पास यहां पे एक वेलोसिटी है, इधर v मैंने वेलोसिटी ले ली, इस साइड पे मैंने नेगेटिव वेलोसिटी ले ली। आपने जहन में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को रखना है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन स्टूडेंट क्या है? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। दिस इज नोन एज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर बॉडी फ्रीली फॉलिंग मूव कर रहा है तो बेटा उसमें वेलोसिटी इनिशियल जीरो हो जाएगी, सो वी एफ इज इक्वल टू ए टी। अगर आप ए को कन्वर्ट कर देते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में तो वी एफ इज इक्वल टू जी टी, ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। अब जो मैं इसमें बात करना चाहूँगा, तीन केसेस में ड्रा करता हूँ। अगर बेटा मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो इस पॉइंट से देखें, इनिशियल जीरो है तो ग्राफ इस तरह जाएगा। इसका मतलब इस ग्राफ में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो, और फाइनल की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? ए टी या जी टी। एक्सेलरेशन क्या होगा? डेफिनेटली इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब दूसरी बात, अगर वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी है तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन से ग्राफ इधर मूव करेगा। ये भी स्टूडेंट याद रखिएगा, ये वो वाला ग्राफ है जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं बात करता हूँ कि मेरे पास वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी और वेलोसिटी बॉडी की पॉजिटिव है, यानी यहाँ से मैं पीक को बता रहा हूँ कि यहाँ पे वेलोसिटी मेरे पास बेटा अगर पॉजिटिव वेलोसिटी है तो फिर ग्राफ ये जाएगा। ये भी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का ग्राफ है। अब थोड़ा सा हम ग्राफ को चेंज करते हैं कि अगर हमारे पास वेलोसिटी नेगेटिव आती है तो तब क्या होगा? तो तब स्टूडेंट याद रखिएगा कि इस तरह मैं स्केच कर लेता हूँ। ये मेरे पास
सेम उसी तरह से बेटा यहाँ पे मैंने वेलोसिटी को शो करवा दिया, ये मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू आ गई इनिशियल वेलोसिटी की और ये नेगेटिव वैल्यू आ गई इनिशियल वेलोसिटी की। अगर बेटा इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ग्राफ कुछ इस तरह से आपका आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT, लेकिन हम पॉजिटिव से नेगेटिव यानी डिक्रीजिंग वेलोसिटी की तरफ आ रहे हैं। और अगर बेटा हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ग्राफ यहाँ से शुरू होकर डाउनवर्ड आएगा। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि हमारे पास Vf इज इक्वल टू AT। बेटा उस ग्राफ में हमने नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं वेलोसिटी में, इस ग्राफ में हम पॉजिटिव वेलोसिटी से नेगेटिव वेलोसिटी की यानी पॉजिटिव वैल्यू से मूव कर रहे हैं नेगेटिव वैल्यू की तरफ। लेकिन उस ग्राफ में, ऊपर वाले ग्राफ में हमने क्या किया था, नेगेटिव से हम मूव कर गए थे पॉजिटिव की जानब। और अगर बेटा हमारे पास जो ग्राफ है उसमें हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को सेटिस्फाई करना है तो ये नेगेटिव पीक से थोड़ा सा ऊपर कुछ इस तरह डेरिवेशन आएगी ग्राफ की। इसका मतलब ये है कि Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। ये तो थे ग्राफ, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन ग्राफ को आपने जहन में रखना है, इनके रिलेटेड आगे चल के हम इंशाल्लाह MCQs भी करेंगे। अब हम बात करते हैं बेटा कि हमारे पास दो वेलोसिटीज़ अगर दी गई हों और आपने एवरेज वेलोसिटी निकाली हो तो उसका एक शॉर्टकट फार्मूला है। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला स्टूडेंट जहन में रखिएगा, 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। आपसे वो ये कह देता है कि अगर एक ये बॉडी है, दूसरा ऑब्जेक्ट आपके पास इस तरह का है, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं और ये वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। लेट्स सपोज इसकी वेलोसिटी जो है बेटा वो 10 है v1 की, v2 की वेलोसिटी क्या है 20। अगर आपसे पूछा जाए कि आप इसकी एवरेज निकालें तो बेटा सबसे पहले फिर आपने ये शॉर्टकट फार्मूला लगा लेना है, इस शॉर्टकट फार्मूले से आपके पास इसकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। नंबर 2, एक और बात भी आपने याद रखनी है कि अगर आपके पास एक्सेलरेशन दिया हो और उस एक्सेलरेशन में आपसे नेट एक्सेलरेशन के बारे में पूछा जाए, गिवन आपको क्या हो बेटा, क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी आएंगे, टेंजेंटल एक्सेलरेशन गिवन होगा और इनिशियल एक्सेलरेशन गिवन होगा। तो इसके लिए स्टूडेंट एक फार्मूला ज़हन में रखिएगा कि जो नेट एक्सेलरेशन आता है बेटा उसके लिए आपने टेंजेंटल का स्क्वायर कर लेना है प्लस इनिशियल का स्क्वायर करके अंडर रूट ले लेना है। इसके रिलेटेड भी हम इंशाल्लाह आगे चल के क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको टेंजेंटल एक्सेलरेशन और इनिशियल एक्सेलरेशन दिया होता है, आपसे इसकी स्लोप या एंगल पूछ लिया जाता है, तो स्टूडेंट इसमें भी आपने याद रखना है कि टेंजेंटल को आपने डिवाइड कर देना है इनिशियल्स पे। तो बेटा ये हमारे पास इसकी रेडिकल एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक हो गया जी। इसके बाद अगर बेटा आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की हम बात करें, s इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ये आपने पढ़ा होगा, s इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर कर लें या a इज इक्वल टू g भी आ जाता है समटाइम इस तरह से। अगर बेटा इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये आपने याद रखनी है कि जब एक बॉडी को आप थ्रोन करते हैं सम हाइट से और वो प्रोजेक्शन गिराता है ओरिजिनल डिस्प्लेसमेंट में, तो उसकी हाइट उस वक्त नेगेटिव होगी। इसका मतलब -h क्या आ जाएगा, VIT प्लस 1/2 GT स्क्वायर। ये फार्मूला आपने याद रखना है। इन द केस ऑफ प्रोजेक्टाइल की हम बात करें तो प्रोजेक्टाइल में बेटा आप पढ़ चुके हैं, प्रोजेक्टाइल चैप्टर नंबर 3 के अंदर ही क्वेश्चन है कि उसमें जो हमने हाइट का फार्मूला निकाला था, -h इज इक्वल टू VI cos ऑफ थीटा माइनस 1/2 GT स्क्वायर। इसे भी आपने याद रखना है। एक्स कंपोनेंट हमने उसमें निकाला था VIX cos ऑफ थीटा इंटू टी। इसको भी आपने जहन में बिठाना है बेटा, फार्मूलों के रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। अब हम बात करते हैं जी न्यूटन्स लॉ के बारे में। बेटा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस क्या कहता है कि एक बॉडी, फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट यही है कि एक बॉडी उस वक्त तक रेस्ट में रहता है जब उसके ऊपर कोई फोर्स अमल नहीं करती। इसका मतलब अगर एक फोर्स अमल नहीं करेगी तो वो बॉडी किस में बेटा रहेगा, रेस्ट में रहेगा। मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास एक वेट है, अभी इसके ऊपर फोर्स अमल नहीं कर रही, जब फोर्स अमल नहीं कर रही तो बेटा ये उस वक्त तक रेस्ट में रहेगा। लेकिन जब इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई हो जाएगी, हम कोई फोर्स लगा देंगे तो ये बॉडी इसी डायरेक्शंस में डिस्प्लेस हो जाएगा और डिस्प्लेस होने की वजह से ये बॉडी मूव करना शुरू हो जाएगा। अगर बेटा बॉडी रेस्ट में है तो इसका मतलब है उसमें जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हमने लॉ ऑफ इनर्शिया का नाम भी दिया था। इसके बारे में आपको पता होगा इनर्शिया क्या होता है बेटा। इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की
वो वाली प्रॉपर्टी है जो उसको ओरिजिनल शेप में रहने पे मजबूर करती है या उसकी ओरिजिनल शेप उसको मेंटेन करवाती है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करें, उसमें भी आपने पढ़ा होगा कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली होती है जी एक्सेलरेशंस के। इसके बाद हमने उसकी मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ी थी, F इज इक्वल टू एम ए, ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो स्टूडेंट उसमें क्या है, एक्शन और रिएक्शंस इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। मैथमेटिकल फॉर्म में मैं उसे लिखना चाहूँ तो F12 इज इक्वल टू माइनस F21, दिस इज दी मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कोलम लॉ। ये हमने बेटा उसमें पढ़ा था। इसके साथ साथ फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस की बात करते हैं। अब यहाँ से बड़े इंपॉर्टेंट सवाल आ सकते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस क्या होते हैं। एक बात की पॉइंट्स में जस्ट डिस्कस करता जाता हूँ। अगर बेटा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, इनर्शियल कौन सा होता है, जिसके अंदर लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड हो, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का नाम देते हैं हम। उसमें आपने याद रखना है स्टूडेंट कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी क्या होगा, जीरो होगा, जबकि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर एक्सेलरेशन डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। अब दूसरी बात, अगर एक बॉडी को सम हाइट से गिराया गया है, इसका मतलब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो दैट इज इक्वल टू v है, तो हाइट का फार्मूला क्या होगा। इस तरह के एक क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये एक बॉडी है, इस बॉडी को ग्राउंड पे थ्रो करवाया गया है, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो v के इक्वल है। अब बेटा इसकी हाइट का फार्मूला क्या है, तो स्टूडेंट याद रखिएगा हाइट का एक शॉर्टकट सा फार्मूला है, h इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर जी। इसके रिलेटेड MCQs हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद ये बॉडी टाइम कितना लेगा अर्थ पे पहुंचने के लिए, तो बेटा उसके लिए भी एक फार्मूला याद रखना, T इज इक्वल टू वी ओवर जी। इस फार्मूले से, इसमें इस वाले फार्मूले में एक बात जहन में रखिएगा कि आपको जस्ट टाइम दे दिया जाएगा, वेलोसिटी पूछ ली जाएगी, या आपको वेलोसिटी गिवन होगी और फिर टाइम आपने कैलकुलेट करना होगा। टोटल टाइम ये कितना लेगा, ये है बेटा टाइम। टोटल टाइम की बात करें तो कैपिटल T किसके इक्वल आ जाएगा, 2v ओवर जी। इस वाले फार्मूले को भी आपने जहन में स्टूडेंट रखना है, इसके रिलेटेड भी हम क्वेश्चंस करेंगे। अगर एक बॉडी को हाइट से ड्रॉप किया जाता है h से, तो इसके लिए ग्राउंड पे पहुंचने के लिए कितना टाइम है। अब ये फर्क है, ग्राउंड पे पहुंचने का टाइम क्या है, उसके लिए फार्मूला 2h ओवर जी। इस तरह के क्वेश्चंस में हाइट की वैल्यू दी होगी, लेट्स सपोज हाइट 10 मीटर है, तो तब आप टाइम निकालें जब ये यहां ग्राउंड को आकर टच करेगा, ये वाला टाइम कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट इस फार्मूले को भी ध्यान में रखिएगा। अगर ग्राउंड को टच करते वक्त, इस ग्राउंड को टच करते वक्त इसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसके लिए फार्मूला 2gh है। बेटा ये फार्मूला आपने उस वक्त यूज करना है जब आपको हाइट गिवन हो, और जब आपसे पूछा जाए कि वो वाली वेलोसिटी बताएं कि ये जब ग्राउंड को टच करेगी तो इसका आंसर हमारा ये होगा। और जब आपसे ये पूछ लिया जाए कि वो डिस्टेंस कितना कवर्ड करेगा, यानी ग्राउंड को टच किया और उसने डिस्टेंस कितना कवर्ड किया, तो बेटा 1/2 GT स्क्वायर, यानी इसमें आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी। ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हमने कन्वर्ट किया है इसमें।